दोस्तों सोचिए, मेरी पोर्टफोलियो के दो स्टॉक्स ने 33 गुना और 80 गुना का रिटर्न्स दिया है ओवर पास्ट फ्यू इयर्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मार्केट में इनके साइंस पहले से ही मिल रहे थे। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एग्जैक्ट फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जिससे ग्रेविटा और सीजी पावर मैंने अर्ली स्टेजेस में स्पॉट किए अपनी पोर्टफोलियो के लिए। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। जहाँ तक रही मल्टी बैगर्स की बात, तो मल्टी बैगर्स जो होते हैं वो किसी लॉटरी के टिकट की तरह नहीं होते हैं, बल्कि ये सर्टेन बिजनेसेस होते हैं। अंडरलाइंग बिजनेस होता है किसी भी कंपनी का और फंडामेंटल्स पर काम करते हैं, और सर्टेन कंपनियां सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही होती हैं, चाहे वो फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो या प्रमोटर्स के अपने शेयर्स को बढ़ाने का साइकिल हो या ओवरऑल सेक्टर का साइकिल हो। लोग जनरली इसको रैली के बाद नोटिस करते हैं, तो उसके पहले कैसे नोटिस किया जाता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। वो जनरली नंबर्स और नैरेटिव्स में हमें देखने को मिलता है। तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं किसी भी कंपनी के और साथ ही साथ मैनेजमेंट के ओवरऑल नैरेटिव्स को हम पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कंपनी कहाँ पे कैपेक्स कर रही है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का प्लान कर रही है, और ओवरऑल उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या ग्रोथ के साइंस हमें देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे इन दोनों कंपनियों की केस स्टडी हम करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि वाकई में यहाँ पे पिछले कुछ सालों में क्या क्या साइंस मुझे देखने को मिले थे इन कंपनियों में। और इसके बाद मैं आपको फ्रेमवर्क भी शेयर करूंगा स्क्रीनर के जरिए। ठीक, तो यहाँ पे ग्रेविटा का एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रेविटा में आप ध्यान दीजिए तो 1995 बहुत पुरानी कंपनी है। 1995 में क्या करती थी, लिड रिसाइकलिंग का प्लांट था इनका जयपुर में। अब ध्यान दीजिए, तो हम आते हैं 2016 के बाद 2019-20, क्योंकि ये वो टाइम फ्रेम था जहाँ पे कंपनी के बिजनेस में सर्टेन टर्न अराउंड देखने को मिल रहा था। टर्न अराउंड इन द सेंस कि यहाँ पे बिजनेसेस में स्केल अप कर रही थी ये पर्टिकुलर कंपनी, और साथ ही साथ इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग बाहर की कंट्रीज में, अफ्रीका जैसी कंट्री में। साथ ही साथ इन्होंने मुंद्रा पोर्ट पे 2021 में नई रिसाइकलिंग फैसिलिटी ओपन की, एंड दे स्टार्टेड ओपनिंग रबर रिसाइकलिंग इन 2022। अब हम ज़्यादा दूर यहाँ पे नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में था 2019-2020 के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर इनके ओवरऑल अंडरलाइंग बिजनेस में कंपनी कर क्या रही थी वो स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें, तो पहले का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है 2020 का, बट स्टिल 2023 के आसपास अगर हम देखें तो 73% यहाँ पे प्रमोटर्स थे, यहाँ पे पब्लिक केवल 21% थी, और 3-4% के आसपास यहाँ पे FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। तो जब भी मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करता हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग मैं ज़रूर से ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि प्रमोटर्स अगर हैं तो वहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि हाँ भाई, प्रमोटर्स अपनी कंपनी पे ओवरऑल विश्वास कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब यहाँ पे आगे क्या हुआ उसके डिटेल में फ़िलहाल हम नहीं जा रहे। हमने अपनी पहले की वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं कि अगर प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें वहाँ पे जनरली ये देखना होता है कि उसमें FIIs एंड DIIs आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को प्रूव करने लगती है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने लगती है, तो वहाँ पे धीरे धीरे FIIs एंड DIIs भी आने लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि अर्ली स्टेजेस में ये मुझे क्यों दिखा। तो जैसा कि हमने देखा, इसका ओवरऑल निश, इसका ओवरऑल बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल, यानी कि जिस बिजनेस में ये थी पहले से, उस बिजनेस में क्या क्या ये एक्सपेंशंस करती जा रही थी, एंड भारतीय मार्केट के बाहर यानी कि अफ्रीका जैसी कंट्रीज में ग्लोबल स्टेज पर इनके प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड बढ़ रही थी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन सॉलिड दिख रहा था, एंड साथ ही साथ कैपेसिटी एक्सपेंशन भी देखने को मिल रहा था 2-3 साल के ड्यूरेशन में। इसके साथ ही साथ फंडामेंटल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे आते हैं कि फंडामेंटल्स कैसे होते हैं कंपनियों के। तो हम
बिजनेस को तो देखते ही देखते हैं, साथ ही साथ हम उनके फंडामेंटल पैरामीटर्स को, रेशियोज को, फाइनेंशियल रेशियोज जो होते हैं उनको जज करते हैं। तो कंपनी की आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी की डेट टू इक्विटी, कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग, ये सब हम जरूर से जरूर देखते हैं एनालिसिस करते समय। तो जो भी ये पैरामीटर्स मैंने बताए, ये कहीं ना कहीं से इस पर्टिकुलर केस में ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रमोटर का कॉन्फिडेंस, जैसे कि हमने बात की, प्रमोटर का कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी में प्रमोटर का कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा था। एंड ये सारे कॉम्बिनेशंस मिलाकर बिजनेस निश, बिजनेस एक्सपेंशन, कैपिटल एफिशिएंसी और प्रमोटर अलाइनमेंट, ये मेरे लिए ग्रेविटा को एक मल्टी बैगर बना रहा था धीरे धीरे, इवन बिफोर द मार्केट नोटिस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सीजी पावर की, जो मेरे पोर्टफोलियो में 80 टाइम्स मल्टी बैगर बन के आ रहा है। अब यहाँ पे लेटेस्ट फाइनेंशियल से एक बार देख लेते हैं, फिर मैं पीछे की बात करता हूँ। सेल्स इनका ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर 25% से, EBITDA 26% से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे करीब करीब 21 to 25% के आसपास से ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। अब सीजी पावर के अर्ली साइंस क्या रहे होंगे उस समय? सीजी पावर के अर्ली साइंस में इनका मुरुगप्पा ग्रुप का ओवरऑल टेक ओवर था। मुरुगप्पा ग्रुप ने जब टेक ओवर किया था तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड का सपोर्ट उसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, एंड साथ ही साथ बिजनेस में टर्न अराउंड भी देखने को मिल रहा था उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। सो अगर आप ध्यान देंगे तो सीजी पावर को इनिशियल स्टेजेस में मार्केट ने अंडरएस्टिमेट किया था, बट धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने बैलेंस शीट को रिपेयर किया, अपने ओवरऑल डेट को कम किया, ऑपरेशंस क्लीन अप हुए, एंड कंपनी धीरे धीरे एक नए फेज में आना शुरू हो गई। तो ये अर्ली साइंस होते हैं कंपनी के ओवरऑल टर्न अराउंड के लिए, एंड साथ ही साथ सेक्टर ने भी यहाँ पे इसका साथ दे दिया। सेक्टर में एक टेलविंड देखने को मिल रहा था उस समय पे, ओवरऑल इंडस्ट्रियल साइकिल रिवाइव हो रहा था, एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड वहाँ पे B2B सेगमेंट में धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो ये जो अर्ली साइंस थे, राइट, ये नंबर्स और पैटर्न्स ऑफ सेल एंड प्रॉफिटेबिलिटी एक क्लियर इंडिकेटर थे। अब यहाँ पे सीजी पावर का इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या क्या प्रोडक्ट्स है, उस समय पे क्या प्रोडक्ट था जब इन्वेस्टमेंट किया गया था इसमें, ये सब समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो पावर सिस्टम्स में हो, कौन कौन से इनके ओवरऑल कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स को ये अपने प्रोडक्ट्स सर्व कर रहे हैं। तो मोस्टली हमें दो टाइप की कंपनियां देखने को मिलती हैं किसी भी कंपनी की एनालिसिस करते समय, वो या तो B2B टाइप की होती है या B2C टाइप की होती है, कभी कभी वो दोनों का मिक्स होती है। तो यहाँ पे B2B टाइप की सेगमेंट की कंपनियों में जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को जो कंपनियां खरीद रही हैं वो किस पर्पज के लिए है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में कहीं टेलविंड तो नहीं देखने को मिल रहे हैं, ये सब स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे मार्च 2023 में देखें तो 58% के आसपास प्रमोटर्स थे, 19% पब्लिक थी, और यहाँ पे 22% के आसपास FIIs एंड DIIs बने हुए थे। तो 2020-21 में क्या हुआ, आप लोग एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए और बताइए कि सीजी पावर में उस समय क्या FIIs एंड DIIs आए थे। जनरली क्या होता है कि जब कोई बिजनेस अपने आप को प्रूव कर देता है तो ऐसे में धीरे धीरे फिर FIIs DIIs वहाँ पे आने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं मल्टी बैगर्स को स्पॉट करने का फ्रेमवर्क। देखिए, दोनों के एग्जांपल्स देखकर एक क्लियर यहाँ पे सेट ऑफ पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला तो हो गया सेक्टर टेलविंड, जिस सेक्टर में एक ग्रोथ की शुरुआत हो रही है, यानी कि वो ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहा है, उस सेक्टर की कंपनियों के साथ एनालिसिस करना। दूसरा, मैनेजमेंट की क्वालिटी को समझना कि मैनेजमेंट चाह क्या रहा है अपने ओवरऑल बिजनेस से। तीसरा, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को समझना कि कंपनी का ओवरऑल बैलेंस शीट कितना पावरफुल है और क्या वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने डेट को रिड्यूस कर पा रहा है या नहीं। एंड चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
रिटर्न रेशियोज यानी कि कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इम्प्रूविंग ट्रेंड में है या नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल हमें देता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स वाकई में इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं। पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है बिजनेस के स्केलेबिलिटी, यानी कि बिजनेस कहाँ तक स्केल हो सकता है, बिजनेस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, उसकी कैपेसिटी डबल, ट्रिपल या 4 गुना 5 गुना हो सकती है या नहीं, वो रनवे पे है या नहीं, ये स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यूएशंस तो ऑब्वियसली हमें जज करना होता है। पी रेशियो हो गया या बाकी कई रेशियोज हो गए वैल्यूएशंस को जज करने के लिए, ये हम जज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करना है, आपको बस पैटर्न्स को ध्यान से स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट हम डिस्कस कर लेते हैं स्क्रीनर की एक क्वेरी। अब जरूरी नहीं कि इस क्वेरी से आपको वही चीज़ें मिले जो हमको मिली हैं, बस ये एक फ्रेमवर्क है जिससे आपको स्टडी में मदद मिलेगी। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने रखा है 10,000 करोड़ या उससे कम। अब ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सर्टेन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में वो ऑलरेडी हैवी वेट कंपनियाँ होती हैं, तो जो हैवी वेट है ऑलरेडी उसको ग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 10,000 करोड़ का मतलब स्टेबल है, कंपनी एक उड़ान के लिए तैयार हो रही है। हो सकता है इसको 5,000 करोड़ भी किया जा सकता है या उससे कम, बट जनरली 1,000 करोड़ या 500 करोड़ से नीचे यहाँ पे नहीं रखना होता है। ठीक, इसके साथ ही साथ एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 3 सालों का ग्रेटर देन 20%, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 सालों का ग्रेटर देन 20%, प्रॉफिट ग्रोथ 3 सालों का, पिछले 3 सालों में हर साल, यानी कि पहले साल में 100 रुपये का प्रॉफिट किया तो अगले साल में 115 रुपये, फिर अगले साल में 15% अप, तो ये प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंसी देखनी है। एंड साथ ही साथ डेट टू इक्विटी यहाँ पे मेक श्योर करना था मुझे कि 0.5 से कम हो, तो कंपनी के पास डेट कम होना चाहिए या रिड्यूस होते रहना चाहिए। ठीक, इसके साथ ही साथ प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे ग्रेटर देन 50 हो, चेंज इन द प्रमोटर शेयर होल्डिंग फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, प्रमोटर्स ने अपने शेयर होल्डिंग कम ना की हो या हो सकता है बढ़ाई भी ना हो। फ्री कैश फ्लो यहाँ पे 3 ईयर्स का ग्रेटर देन 0। फ्री कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी के पास एट द एंड ऑफ द बिजनेस, कुछ बिजनेस कर रही है तो कुछ जेब में पैसे आ रहे हैं, कुछ जेब से पैसे बाहर जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कितने पैसे बच रहे हैं वो यहाँ पे 0 से ज़्यादा मैंने रखी थी। सो यहाँ पे करीब करीब 88 कंपनियां ऐसी निकल के आ रही है। अब ये किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, मल्टीबैगर स्टॉक टिप्स से बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बिजनेस के ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और बिजनेस के ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से मिलते हैं। सो ग्रेविटा हो या सीजी पावर, मैनेजमेंट शिफ्ट, कैपेसिटी ग्रोथ, बैलेंस शीट क्लीनअप, इंप्रूविंग रेशियोज, ये सब अर्ली सिग्नल्स थे मेरे लिए। आई होप यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिए, और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारी दूसरी वीडियोज़ देखते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं स्टॉक मार्केट क्लासेस रिलेटेड, उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।